हमारा जो चल रहा है वो एक सीरीज है आहार के विषय की। आहार आप जानते हो खाने पीने के विषय है, लेकिन आप भी सोचेंगे कि शरीर खाता है कि आत्मा खाती है। बोलिए साहब, कौन खा रहा है? मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आप बोल सकेंगे कोई? शरीर खा रहा है। आत्मा शरीर खाता है। शरीर वड़े आत्मा खाती है। तो शरीर नाम उत्तर दिया, कोई आत्मा कह रहा है। अब दो शरीर। में क्या उचित लग रहा है? देखिए, हम जिसको बोलते हैं वी आर लिविंग बॉडी, अब हम जीवित है, मतलब किसके कारण? अंदर आत्मा है और ये बाहर आपका शरीर। तो ये शरीर हमारे साथ जुड़ा है और शरीर के अंदर आत्मा है। जब पहले माता के गर्भ में जीव आएगा, वो माता के आहार लेगा और रजवीर ये दोनों के सम्मिश्रण से शरीर बनाएगा। मतलब क्या हुआ? महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? बिना जीव के शरीर बनता नहीं है, बिना आत्मा के कोई शरीर बना नहीं सकता है। अब आप इसको दोनों में से जो भी नाम देना है दो, दोनों एक ही बात है। आप जीव नाम दो तो भी आत्मा ही है, आत्मा को तो भी जीव है। बोथ आर द सिमिलर वर्ड। ख्याल आया? अब जो भी है, हमने शरीर बनाया, जीव ने खुद ने बनाया है। माता ने तो खाली अपने शरीर के अंदर गर्भ में उसको स्थान दिया है और 9.5 महीने का टाइम लगा है उसके शरीर की रचना हुई। अब ये शरीर चलेगा तो किस पर चलेगा? आहार से चलेगा। बनाई आहार के पुद्गल परमाणुओं में से बना है तो चलेगा भी उसी से चलेगा, बिना इसके शरीर चल नहीं सकता है। अब हम इसके साथ में आहार की व्यवस्था सारी जोड़े। शरीर सबका है, सबको चलाना है। पशु पक्षियों का भी शरीर है, उनको भी जीवन जीना है। मनुष्य का हमारा शरीर है, हमको भी जीवन जीना है। जीवन जीना है मतलब क्या? कि शरीर में ही रह करके आपको जीना है, तो शरीर को तो टिकाना है। अब ये शरीर किस में से बना है? ये पुद्गल में से बना है। तो शरीर क्या हुआ जो पुद्गल में से बना है? ये जड़ शरीर हो गया। बनाने वाला कौन है? चेतन है, वही आत्मा है, वो चेतन करता है। अब ये शरीर बनाया तो उसके अलग अलग प्रकार के जो कर्म है, अब जैसे कर्म है उसके हिसाब से उसने बनाया। अब ये जीव के अपने कर्म है। अब ये कर्म जिस प्रकार के हैं, उन कर्मों के आधार पर शरीर तो बना लिया। अब बनाया हुआ शरीर आपको अपने आयुष्य कर्म के हिसाब से 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 100 बरस शरीर को चलाना है। अब शरीर को टिकाना है तो हमको उसको खिलाना पिलाना अनिवार्य हो गया। आहार तो देना ही पड़ेगा। आप भोजन करेंगे तो ही शरीर चलेगा सब, क्योंकि पुद्गल का बना हुआ पिंड है। अब दो द्रव्य अलग हो गए, चेतन आत्मा एक अलग द्रव्य है और जड़ पुद्गल का बना हुआ शरीर अलग। और जड़ पुद्गल के बने हुए शरीर में ही आत्मा रहती है। अब उसको शरीर को जो है प्रतिदिन की द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, शरीर के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कैलोरीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आयरन कंटेंट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ये सब शरीर के लिए अनिवार्य है। और इसीलिए हम रोज खाते हैं, पीते हैं, रोज खाते हैं, उसमें आपके शरीर को इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, तो आपके शरीर की रचना व्यवस्थित चल रही है, डेली रिक्वायरमेंट है। अब कैल्शियम आएगा तो बोन्स के लिए काम आएगा, प्रोटीन्स आएंगे तो मसल्स के लिए काम आएंगे, आयरन कंटेंट्स मिलेगा तो आपके आरबीसी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपका उत्साह वगैरह बना रहेगा। शरीर को फैट भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अब शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो वो मिल जाएगा, विटामिन चाहिए तो मिल जाएगा, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स लेंगे तो विटामिन आपको मिल जाएंगे, मेटल वगैरह आप पका रहे हो तो आपको मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे।
ये शरीर एक पूरी तरह से हमारा चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और बरोबर प्रश्न का उत्तर देना। जीववा माटे खावानुं छे के खावा माटे जीववानुं छे? जीववा माटे खावानुं छे। जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीवन जीना है? जीने के लिए खाना है। हाँ, आप लोग जो थोड़ा सा सुनना भी सही। अब ये प्रवचन है, मैं समझता हूँ, और आप बंद करके बैठ जाओगे तो मैं आंख बंद करके तो बोल नहीं सकता हूँ। आप में से बड़ी मुश्किल से 5-7 जन ही तो वीडियो ओपन करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं है सर। अब मैं क्या आंख बंद करके दीवार के सामने बोलूं, ये भी उचित नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं प्रश्न भी पूछूं, आप भी सुनकर दोगे तो ख्याल आएगा। नंबर 1, अब खाता कौन है? शरीर खाता है कि आत्मा खाती है? शरीर खाता है। हाँ, मेरी बात सुनिए। आपने शरीर नाम दे दिया, चलो शरीर खाता है। तो जब ये आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाएगी, अब आप 2 गुलाब जामुन मुंह में रखोगे, खाएगा? नहीं। क्यों? शरीर तो है, शरीर तो है ही ना। तो आप शरीर खाते हैं तो उसको गुलाब जामुन रसगुल्ले सब खिलाते जाओ, खिलाते जाओ। कोई डेड बॉडी जीवित शरीर नहीं है। मरने के बाद, डेड बॉडी होने के बाद जो खिलाते हैं। अभी आप कई लोगों को अपनी फैमिली में दूसरों को मृत्यु तो देखी होगी, मरने के बाद डेड बॉडी भी देखी होगी, और जाकर के आप खिला सकते हैं। कोई लोग क्या बोलेंगे जब डेड बॉडी घर में हो और आप खिलाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? कभी एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए खाना है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? अंदर चेतन आत्मा वही क्रिया का करता है। अब वही क्रिया करेगा तो ही चलेगा व्यवहार, तो यही करता है। ये भी बात निश्चित हो गई कि भाई करता जो है, खाने पीने की क्रिया हमको करनी है। तो क्रिया का कर्ता कौन हुआ? ये शरीर जड़ है, शरीर जड़ पुद्गल का बना हुआ पिंड है, तो वो तो नहीं करेगा। वो तो डेड बॉडी पड़ी है, सब नहीं खाएगा। और ये जब तक हम जीवित हैं, लास्ट मोमेंट तक भी आप दवाई दे सकते हो, खिला सकते हो, पानी पिला सकते हो। चलो मुंह का कोई प्रश्न है नहीं है तो ट्यूब डाल करके ट्यूब से हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, करते तो है, लास्ट मोमेंट तक करते हैं सब। ये प्रयत्न क्यों कि भाई हमको उसको जिंदा रखना है। तो मतलब क्या? खाने वाला अंदर तो चेतन आत्मा ही है, जड़ शरीर तो नहीं खाएगा। और जब चेतन आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाए, अब हम डेड बॉडी कहते हैं, फिर वो खाने पीने की कोई क्रिया नहीं करता है। अब बात आ गई, आपने देखा हम खाने पीने की क्रिया का विचार करें, जरूर भोजन की बात आप करिए, कोई ना नहीं। अब भोजन क्यों हम करते हुए भी इसको हम 2-4 एंगल से देखते हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक एंगल हमारा है कि भाई आत्मा, तो एक एंगल यहाँ पर आप ये देखिए कि रिलीजियस व्यू पॉइंट से देखना कि नहीं। एक एंगल बताया, महावीर स्वामी कह रहे हैं कि रिलीजियस व्यू पॉइंट, आप धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपना खाना पीना भोजन जो है वो देखिए। एक दूसरा व्यू पॉइंट है कि आप साइंटिफिक रूप से देखिए। साइंटिफिक व्यू पॉइंट आपका कौन सा है वो देखिए। दूसरा आपका जो है डिजीज वाइज देखिए, आप कौन सा, अगर कोई रोग बीमारी वगैरह हो रही है तो उस दृष्टिकोण से देखिए। एक व्यू पॉइंट आपका भोजन का जो है, अब उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वैल्यू कितनी है वो देखिए। भाई खाने के बाद भी शरीर को एनर्जी मिलनी तो चाहिए ना। आप खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन बरोबर मिल रहा है, आप खा रहे हो उसमें आपको कैल्शियम बरोबर मिल रहा है, आप खा रहे हो तो आयरन कंटेंट्स उसमें आपको बरोबर मिल रहा है, आप खा रहे हो तो विटामिन जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सब शरीर के अंग है, सबको चाहिए। सिर के बाल को भी विटामिन सी चाहिए, बोन्स को भी विटामिन डी चाहिए, ये भी अनिवार्यता है।
तो जरूरी है तो वो खाने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये सब एंगल्स हैं। अब रिलीजियस व्यू पॉइंट का मतलब क्या है, आपके खाने पीने में अगर ऐसी हिंसा अगर होती है, इधर देखिए अब क्या होगा, खाया पिया तो शरीर में गया, दिस इज फूड पाइप and due to the mouth you are chewing that, again it is going in food pipe and due to the food pipe it comes in the stomach, it will collect in the stomach and then the digestion system will start. अब उसका ये पॉइंट है, ये हमारा मेडिकल साइंस का है, आप समझ सकेंगे, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। अब रिलीजियस व्यू पॉइंट में महावीर स्वामी ने कहा कि अगर खाने पीने की चीज के पीछे अगर प्राणी हिंसा हुई, खाने में अगर एनिमल प्रोडक्ट आया, कोई भी नॉनवेज की आइटम आई, या आपने नॉनवेज को मिक्स करके वेजिटेबल्स वाली चीजें बनाई, अब उसके अंदर आया, तो ये सामने जो है ये तो गया पेट में जो खाया वो, लेकिन उसके पीछे जो जीव हिंसा हुई, अब उसका कर्म यहाँ आत्मा को बंधे। आप भी जानते हो, चलो फिजिकल बॉडी में गया, डाइजेशन सिस्टम शुरू हो जाएगी, आप मॉर्निंग में वॉशरूम चले जाओगे, अब वो बात ठीक है, लेकिन उसके पीछे अगर जीव हिंसा हुई और वो आत्मा के साथ जुड़ गया तो कर्म किसको बंधेगा। अब ये आत्मा को कर्म बंधे तो आत्मा तो शरीर छोड़कर जाएगी, तो कर्म तो साथ में लेके जाएगी। बॉडी में गया हुआ डाइजेस्ट होकर के 24 आवर्स में निकल जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ कर्म जो बन गए वो 24 आवर्स में निकलेंगे कि वो 24 ईयर्स में निकलेंगे कि वो 24,000 ईयर में निकलेंगे। अदरवाइज इट मे पॉसिबल दैट ड्यू टू द 24 lakhs of years। अब ये कर्म अगर आत्मा के साथ रहा तो फिर इसका एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसका कर्म फल भी आपको भुगतना तो पड़ेगा कि नहीं। अब वो स्थिति जब आए तो बेटर कि हम पहले ये देखें कि शरीर की पुष्टि भी हो जाए, शरीर को एनर्जी भी मिल जाए और आत्मा को कोई कर्म बंधन ना हो। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि नहीं, ये कर्म आत्मा को न बंधे। तो आत्मा अपनी तरफ से बिल्कुल जो है कोई कर्म बांधे बिना अपना भोजन वगैरह करके अपना शरीर चला रहे और 100 साल की जिंदगी आप पूरी कर लो। भाई हम भी तो साधु संत हैं, हम भी तो खा रहे हैं ना। आपके घर से जो है यहाँ भिक्षा गोत्री के लिए जाते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी लाया मिला वो ला करके हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। अब साधु संत के लिए हमको जो 10 वैकलिक आगम आदि शास्त्र जो बताए उस नियम से हम चलते हैं तो हमको कोई नया कर्म नहीं बंद हो रहा है। हम खा रहे हैं तो भी कर्म बंद नहीं हो रहा है। आपके लिए क्या है, खाना भी है बनाना भी है, दोनों ही बात है। बनाएंगे तो बनाने के बाद ही भोजन तैयार होगा। अब बनाने में भी जीव हिंसा अगर हुई तो उसका भी कर्म लग गया। अब बनाने की प्रक्रिया के अंदर जो जीव हिंसा हुए, अब इसका कर्म बंधा तो ये भी कर्म लगेगा। लेकिन ये कौन सा कर्म है, अगर आपने वनस्पति जीव की हिंसा की, आपने भिंडी बनाई, तूरी बनाई, काकड़ी ली, टमाटर लिया, आपने जो कुछ, तो वो भी हिंसा है, लेकिन उसकी एक लिमिट हो गई। अब इसमें अगर बड़ी जीव हिंसा हो गई, बहुत बड़ी जीव हिंसा के अंदर अगर ये खाने के साथ में अगर पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई, अब वो बड़े भारी कर्म अगर बन जाए तो ये बड़े भारी कर्म फिर आपको जो है वो कितने कर्म आपको ज्यादा बनेंगे साथ। अब इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये कर्म बंध आत्मा के साथ हो गया। अब ये कर्म अगर ज्यादा बढ़ते गए, अब आपको तो 100 साल तक खाना पीना है, शरीर तो पूरी जिंदगी भर चलाना है और आयुष्य भर हमको खाना पीना है, और इसी तरह से हम करते गए। ये कर्म बांधने से क्या फायदा हुआ, शरीर में गया वो तो कितने 24 आवर्स नहीं रहेगा, लेकिन ये कर्म आत्मा के साथ बन गए, अब वो लाखों साल रह जाए, करोड़ों वर्षों तक रह जाए तो क्या करेंगे। और फिर इस कर्म का फल तो चुकाना तो पड़ेगा, कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा, कर्म का आपको फल भुगतना पड़ेगा।
अब बोलिए समझदारी हमारी किस में? आप रिलीजियस व्यू पॉइंट से देखिए, साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखिए, डिजीज वाइज रोग बीमारी के एंगल से देखिए, एंड न्यूट्रिशन वैल्यूज, ये चारों एंगल बरोबर आप देखिए। खाना एक क्रिया है। आपने महावीर स्वामी की लाइफ तो सुनी है। महावीर स्वामी ने 12.5 बरस के काल के अंदर कितनी तपस्या की, 180 उपवास, 175 उपवास। अब आप सोचिए, वो भी तो जीवन जिए कि नहीं जिए, मर नहीं गए थे, लेकिन वो किस तरह से जीवन जिए। अभी इस समय बंबई के अंदर कांदीवली में आचार्य हंस रत्न सूरी का आज 110वां उपवास है, 110th उपवास आज उनके रनिंग कंटिन्यू है। वहां पर 15-20 ठाणा है, साधु साध्वी जी है, वो नियमित अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, जाप कर, साधना कर रहे हैं, और उपवास उनके और कंटिन्यू चल रहे हैं। अब वो भी जीवन जी रहे हैं। आप देखो जाकर के, बैठे हैं किस तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको भी आश्चर्य लगेगा। वो बिना खाए पिए और इस तरह से जीवन जी रहे हैं, तो हम भी तो जी रहे हैं, हमारा भी शरीर है। लेकिन चलो, हम इतना विवेक जरूर रखते हैं खाने पीने में। अब बात किसकी आई? विवेक की। पहला विवेक आपको रिलीजियस व्यू पॉइंट से जब देखना है, तो महावीर स्वामी खाने के लिए ना नहीं करें। उन्होंने ये कहा है कि आपके बनाने में और खाने में बस जीव हिंसा न हो, और उसमें भी कौन से 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, ऐसे बड़े जीवों की, त्रस्त जीवों की हिंसा न हो, उसका विवेक रखिए। खाना तो सबको है, शरीर है, पेट है, खाना तो पड़ेगा ही। अब आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अगर अटलांटा में हो, आप फ्लोरिडा में हो, आप कनाडा में हो, आप इंडिया में हो, वेरेवर यू आर, आपको वहां पर भी फ्रूट्स अवेलेबल है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट्स आपको अवेलेबल है, आप विवेक रखेंगे। आपको पूरा ध्यान रखना है, बनाना भी आपको है, खाना भी आपको है, खिलाना भी आपको है, तो ये हमारा बहुत विवेक उसके अंदर रहेगा, और बहुत विवेक से आप जीवन जिएंगे, तभी आपको पता चलेगा। अब मैं आपको प्रश्न ये पूछता हूँ कि गेहूं वही है, आटा वही है, उसमें से रोटी भी बनती है, शीरा हलवा भी बनता है, गुजराती में खीचू छे, ए पण बने छे, और भाई कई आइटम बनती है, और उसी की लास्ट प्रोसेस में से मैदा बनने के बाद ब्रेड भी बन रहा है। बोलिए, अब मैं आपको पूछता हूँ कि रोटी खाना ज्यादा बेटर है कि ब्रेड खाना ज्यादा बेटर है? रोटी 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 खाना अच्छा है। हाँ, अब आप रोटी में और ब्रेड में कोई फर्क है कि नहीं है? रोटी सादी बनती है, ब्रेड में आटा आता है, आटा वाला। कंपैरिजन करिए दोनों की, कि रोटी में और ब्रेड में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमको थोड़ा ख्याल आ जाएगा। अब किसका आटे की, गेहूं तो है, ये गेहूं का आटा भी है। अब गेहूं की कितनी प्रोसेस होती है, क्या क्या बनता है, थोड़ा सा आपको उसी बात को जरा थोड़ा सा न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको समझा दो। हाँ, ये आप देखिए नंबर 1, यहां से मैं प्रोसेस शुरू करता हूं। ये है गेहूं। अब ये सेकंड स्टेज पर आकर के इसका दलिया बनता है। क्या हुआ, गेहूं के अंदर प्रोटीन कितने परसेंटेज है, वो हमको हिसाब निकालना है। हर देश के अलग अलग गेहूं होते हैं, तो शायद आप समझ लो कि गेहूं के अंदर 13% जो है प्रोटीन है। अब ये दलिया बना तो इसमें 1% खाली माइनस हुआ है, लेकिन इसमें 12% आपको प्रोटीन मिलेंगे। एक प्रोसेस तो हुई ना उसकी, आखिर क्या है। अब उसके अंदर जो प्रोसेस हुई, उसके बाद आपका ये आया 3 नंबर पर,
अब उसमें से सोजी या रवा बना। अब जो प्रोसेस हुई तो इसके अंदर आते आते 2% माइनस हो गया, तो ये इसके अंदर बचा है 10%। आ गया ख्याल में आपको? अब ये 10% इसके अंदर बचा है। इसके बाद अब इसकी फोर्थ प्रोसेस के अंदर अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझिए, ये फोर्थ प्रोसेस के अंदर मोटा आटा जिसको बोलते हैं, ये मोटा आटा बना तो इसमें -3% हो गया। अब 3% माइनस गिनो तो 10, आपको बचा है 7%। अब इसके बाद नीचे उतरते हैं आप, ये फिरता आया तो इसके अंदर प्रोसेस ये हो रहा है। अब ये जो है बारीक आटा, अब ये बारीक आटा बना, अब इसमें से फिर 3% माइनस हो गया, अब ये 4% बचा है आपका प्रोटीन। अब 4% प्रोटीन बना है, ये आटा बना, आप इसकी रोटी बनाएंगे। अब इसकी रोटी बनाते समय आपको ये देखना है, अब ये आपकी अगर रोटी बन रही है, आप रोटी कैसे आप उसको सेकेंगे? अब तवे के ऊपर सेकते हो कि डायरेक्ट फ्लेम पर डालते हो? आपकी प्रोसेस जो भी है बनाने की पद्धति। अब ये रोटी बन रही है, डायरेक्ट डालें तो फ्लेम टच हो गई, जलेगी। अब गैस कौन सी है? मीथेन गैस है, वो रोटी में भर जाएगी। हकीकत में क्या है कि जो आटे में पानी डाला है उससे रोटी बनी थी, स्टीम से। अगर वो मीथेन गैस भर गई, इट मे कॉज फॉर हार्ट डिजीज। अब इसके अंदर 2% भी माइनस हो गया बनाने की प्रोसेस में, तो इस रोटी में आपको 2% प्रोटीन बचा है। अब 2% प्रोटीन आपको मिलेगा बॉडी को। अब उसमें से आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? व्हाट द मेडिकल साइंस सेज दैट आपकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन आपकी कितनी है? एज ए मैच्योर पर्सन के लिए 50 to 60 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर पर डे। अब आपको 2% मिलेगी तो आप कितनी रोटी खाओगे और कितने परसेंटेज आपके जो है उसके अंदर मिला? अब नहीं मिलेगी तो डेफिशिएंसी रह जाएगी। अब इधर देखिए, यहाँ तक तो आपने ये किया, लेकिन इसके बाद जो है अब ये बारीक आटा, और इसके बाद में लास्ट प्रोसेस में आकर के ये अब बना आपका मैदा बना। अब मैदा बनने के बाद कोई लेबोरेटरी में जाकर के मैदा आप टेस्टिंग के लिए दीजिए, तो वो साफ बोलेंगे मैदा के अंदर 0% प्रोटीन है। मैदा में कोई प्रोटीन बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। अब आपने 2 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई क्या? क्या मिला? अब मैदे की रोटी बनाओ और फिर इसको वापस शेक कर खाखरा बनाओ, तो क्या हुआ? अब ये रोटी आपकी जली कितने पोर्शन में जली और कितने पोर्शन में नहीं जली जो रोटी बनाते हो? तो अगर मैदे की रोटियां बनाते हो तो ऑलरेडी मैदा में ही प्रोटीन नहीं है। अब आप उसकी रोटी बनाओ और फिर उसको सेक के खाखरा बनाओ, और फिर आप बोलते हो भाई हमें तो रोज सवार में 2-3 खाखरा खाइए ने चाय पी लिए, तो आपको मिला क्या? जो शरीर को चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने पहले बनाया ही मैदा और मैदा में से बना रहे हो। अब मैं बोलता हूँ कि भाई चलो रोटी तो फिर भी इस आटे में से या इस आटे में, ये बारीक आटा है, ये मोटा आटा है। पंजाबी लोग जो खाते हैं तो मोटे आटे की रोटी खाते हैं, तो आपकी बॉडी देखो और पंजाबी लोगों की बॉडी देखो, क्या फर्क है? तो मिलेगा किसमें से? जो खा रहे उसमें से मिल रहा है। अगर यहाँ ये मैदा बना तो बताइए ब्रेड मैदा के बनते हैं कि मोटे आटे के बनते हैं? मैदा के बनते हैं। अगर ब्रेड जो है वो
हाँ, ब्रेड मैदा के बनते हैं तो ऑलरेडी मैदा में प्रोटीन बचा ही नहीं है, तो ब्रेड में क्या आएगा। कल आप वहां पर आप एटलांटा में मैदा ले जा करके लैब के अंदर टेस्ट करने को दो। अच्छा मुझे बताइए, जनरली मैदा जो है लोग घर में बनाते हैं कि रेडीमेड फ्लोर मिल का लाते हैं। रेडीमेड। अब आप मैदा रेडीमेड लाओगे, आप घर साहिब में जी आजकल आटे के भी ब्रेड बनने लग गए तो। हाँ आजकल आटे के भी ब्रेड आते हैं तो उसमें क्या होता है साहिब जी। हाँ, अब कितने परसेंट आप वो जो आटा आ रहा है वो आटा ला करके लैब ब्रेड में आप चेक करने, अरे लैब के अंदर दे दो टेस्ट करने के लिए। अब उनको पूछो भैया ये आटा है, इसमें बताइए कितना % प्रोटीन बचा है, आप टेस्टिफाई कर लो। अभी मैंने क्या बोला, मेडिकल साइंस का चार्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यू का चार्ट। योर फिजिकल बॉडी इट रिक्वायर्स 50 to 60 ग्राम प्रोटीन पर डे। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते हो, किस तरह से, कितने प्रमाण में हो रही है, आपको आटा में से कितना मिल रहा है, दाल में से कितना मिल रहा है, चावल में से कितना मिल रहा है, और किस में से, सबका मिला करके आपका एक दिन का 60 ग्राम हो रहा है। If it is you are not completing the 60 gram, then there will be the deficiency of that. अगर रोज की डेफिशिएंसी रहती गई 20%, 30%, 40%, तो आपके शरीर का बुढ़ापा जल्दी आएगा। भाई एज फैक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप 40 की उम्र में 60 के दिखाई देंगे, और कई लोगों को आपने देखा होगा 60 की उम्र में 40 के दिखाई देते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो मैदा की खाएंगे कि ब्रेड की खाएंगे, क्या करेंगे ये सोचिए आप। मेरा ये कहना, हेतु समझ में आ गया। अब हम बात करें कि ब्रेड जो बनता है, तो ब्रेड किसमें से बन रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, घटक क्या है। आप सभी ब्रेड घर में बना रहे हो क्या रोज? कौन नहीं कौन सर, अच्छा नहीं गुरुजी। रोज ब्रेड घर में बनाने वाले कोई होता है? रेज योर हैंड्स। बनाया है घर पे, बट वो सोडा और ये यूज करके। कभी कभी बनाया कभी होगा? बने। आपने साल में 2 बार बनाया होगा कि आई वंस इन ए मंथ या ट्वाइस इन ए मंथ। अदरवाइज तो मैदा भी फ्लोर मिल का और ब्रेड भी बाजार से आप बेकरी से लेके आ जाते हो। अब फिर उसकी आप देखो ना अंदर सा। चलो हम ब्रेड की रेसिपी भी देख लेते हैं, ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं, तो आपको कुछ तो समझ में आएगा कि ब्रेड बनता है कैसे बनता है। अब जनरली कोई घर में नहीं बनाते हैं, और कितने लोग हैं आपके एटलांटा का पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ का है तो रोज की ब्रेड की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, प्रोडक्शन कितना चाहिए। अब ऐसी बड़ी जाइंट फैक्ट्रियां लगेगी और वो रोज के जो है इतने ब्रेड बनाएंगे, रोज जो है कंज्यूमर्स लोग इतना लेंगे। अब वहां 1 करोड़ लोगों का रोज ब्रेड बने तो आप कल्पना करिए क्या हालत होगी। चलो आप ये कहेंगे मशीनरी है साहब, मशीन के अंदर जो इतना फास्ट इतना सब बनता है, लेकिन कुछ मैदा का घोल बना के डालना तो पड़ेगा कि नहीं। गेहूं ला करके मैं पीस करके उसको भी जो है फ्लोर मिल के अंदर मैदा बनाना तो पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। अब ये आप पूरा करने में फिर ब्रेड जो बन रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा रहे हैं। अब वीडियो दिखा करके आप समझेंगे कि ब्रेड बनने की प्रोसेस, अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, किस किस प्रकार के वस्तु उसमें डाली जा रही है, कैसे बन रहा है। एक बार थोड़ा देख लो, फिर आपको ख्याल आएगा, फिर आप विचार करेंगे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, खाना कि नहीं खाना। ये आपको दिखा रहे हैं गेहूं है, आप गेहूं की क्वालिटी कौन सी है वो देख लो। और आप अगर फ्रेश गेहूं लाते हो तो इसकी कॉस्ट कितनी होती है, और गवर्नमेंट के गोडाउन में से अगर आप लाते हो तो क्या हो रहा है। अब ये मैदा की प्रोसेस आप देख लो, समझे, ख्याल आएगा। आपने जो भी देखा है, अब उसमें से आप ये सोचिए कि मैदा की बनी हुई ब्रेड, और वो ब्रेड आपने खाई, अब उसके पीछे किन जीवों की हिंसा हुई, कितने बड़े पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई, और कितना पाप हुआ और कितना कर्म आत्मा को बंधा।
अब मैदा की ब्रेड से शरीर को एनर्जी क्या मिली और कितनी मिली, और आत्मा को कर्म कितना बना। अब वो ब्रेड आया, बॉडी में गया, तो बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम में उसको बाहर निकलने के लिए भी तकलीफ। अब डिजीज वाइज हम विचार करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। अब आप भी जानते हैं कि द कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिजीज। कई रोगों की जो है मेन डिजीज का रूट कॉज जो है वो कॉन्स्टिपेशन ओवर है। अब ये सारी प्रक्रिया बनेगी। अब आत्मा को तो खाली कर्म का भार ही भुगतना है। अब आत्मा को जो कर्म बंधे, अब इस कर्मों के हिसाब से उसको कितने जन्म तक और कहाँ जा करके इसका हिसाब भुगतना पड़ेगा। अब पंचेंद्रिय पिग है तो पिग पंचेंद्रिय प्राणी है, उसकी हिंसा हुई। अब जितने खाने वाले बनाने वाले सब भागीदार हुए। एग्स की अगर आ रहे हैं, एग्स डाल करके बना रहे, तो एग्स भी पंचेंद्रिय प्राणी जीव है, उसकी हिंसा हुई। अगर उसमें फिश आती है तो फिश के अंदर भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई। मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर आप जो है ब्रेड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है और ब्रेड के रैपर के ऊपर छपे हुए हैं, अब वो छपे हुए इंग्रेडिएंट्स को अगर आप पढ़ करके गूगल पर सर्च करो और फिर गूगल पर सर्च करके आप देखो कि किस इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या है। मैंने इस क्लास के अंदर पहले भी आपको बताया कि इस प्रकार के ई नंबर्स जो हैं वो ब्रेड के रैपर पर या किसी बिस्किट कंपनी के रैपर पर सबको छापना ही पड़ता है। वो देखो उधर रैपर पड़ा है, हाँ वो उधर पार्ट पर। अब उसके अंदर जो जिस प्रकार के जो है कंपनी छाप करके देती है, मैंने अभी जस्ट ऊपर से मंगाया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ के किस कंपनी का रैपर है, ये है, ये ब्रिटानिया कंपनी का है। अब यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए और इसके ई नंबर्स कंपनी ने यहाँ पर लिखे हैं सर। अब मैं आपको पढ़ के बता दूं कि ई नंबर्स के अंदर 1100 है, 1104 है, 471 है, फिर इसके अंदर 481 है। अब 4-5 ई नंबर्स इसमें लिखे हैं। आपके वहां पर जो कंपनी हो और जिस कंपनी के ब्रेड घर में आते हो या लाते हो या बाहर खाते हो या घर में, तो आप जरा उसके ई नंबर्स अंदर देख लो। अब ई नंबर्स देख करके गूगल पर सर्च कर लो। सर्च करके आप फाइंड आउट करिए कि इस ई नंबर का सोर्सेस क्या है, फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस ई नंबर। अब अगर उस ई नंबर में से ये कंपनी ब्रेड बनाती है, आप अगर फैक्ट्री देखोगे तो आपको लगेगा भाई बहुत अच्छी क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। अब नीट एंड क्लीन के अंदर इंग्रेडिएंट्स अगर ऐसे यूज किए जा रहे हैं, बनाने में ऐसी चीजें अगर वो यूज करते हैं, तो वहां की साफ सफाई देखना ज्यादा अच्छा है कि आप उसके अंदर इतने जीवों की हिंसा हो रही है वो ज्यादा देखना है। अगर ऐसी चीजें आपको घर में खाने में आए, आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, बड़ों को भी खिलाओ। नहीं आज तो संडे है, आज चलो बाहर होटल में जाके खा लेंगे, आज तो बनाने का टाइम नहीं है, आप चलो ब्रेड रास्ते में से लेकर जाते हैं। बहुत कॉमन चीज हो गई है और बहुत कॉमनली सब लोग यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब करते होंगे, आप में से कई जो है जवाब दे रहे हैं कि भी रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन ये जो बन रहे हैं, अब इनके ऊपर कौन कंप्लेन करेगा, कौन कोर्ट में केस करेगा। और इधर सबसे बड़ा आश्चर्य आपको ये भी लगेगा, ये इन्होंने यहाँ पर ग्रीन डॉट दिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर इन्होंने ये ग्रीन डॉट दिया है। और ग्रीन डॉट देख करके लोग क्या समझते हैं कि ब्रेड तो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं। आप तो यही समझेंगे। इफ दे आर यूजिंग द एग्स, स्टिल दे आर गिविंग द ग्रीन डॉट्स। If they are using the pig fat, they are still giving the green dot. अब ये इसके अंदर चल रहा है। अब ये चलते चलते लोग जिस तरह से भी खा रहे हैं, अब इसके विचार कर लो कि मैं तो यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि खाया हुआ तो फिजिकल बॉडी में पेट में गया, लेकिन आत्मा पर जो कर्म बंधा उसका हिसाब कौन चुकाए।
शास्त्र में पढ़ा है, हिंदू धर्म भी कहता है, जैन धर्म भी कहता है, आत्मा अजर अमर त्रिकाल नित्य शाश्वत है, शरीर विनाशी नाशवंत है। मरता कौन मरता है साहब, बोलेंगे कोई? मरना मतलब आत्मा शरीर छोड़ करके निकल जाए, इसको मृत्यु कहते हैं। जब आत्मा ही शरीर छोड़ करके जाएगी, जब आई भी तो आत्मा ही थी, शरीर में रहती थी, तो वही शरीर छोड़ करके जाएगी। अब कर्म तो आत्मा के साथ लगे हैं, शरीर पर कर्म लगते नहीं है, शरीर कर्म बांधता नहीं है। ब्रेड की हिस्ट्री के हिसाब से तो आत्मा को ही फल भुगतना पड़ेगा। अब खाने पीने के लिए ब्रेड खाने में आपको 20 मिनट लगे या 40 मिनट लगे, अब 20 मिनट 40 मिनट की शरीर की शारीरिक हुआ ये प्रोडक्ट और उसके पीछे बंधे हुए कर्म, अब वो भुगतने के लिए 40,000 साल लगेंगे कि 40 लाख बरस लगेंगे, अब वो कौन जानता है। अगर उसमें इतनी जीव हिंसा हुई, और दूसरी बात, एक तरफ जीव हिंसा का कर्म और एक तरफ मैदा के अंदर प्रोटीन कैल्शियम आयरन कंटेंट्स कुछ भी नहीं है, तो बॉडी को मिला क्या? अब दोनों तरफ से आप नुकसान कर रहे हो अपना। ये आप देखिए समझे, जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर आपने डायरेक्ट दलिया जो है पानी में बॉईल करके खा लिया, तो कम से कम आपको 10-12% प्रोटीन तो बॉडी को मिल रहा है। आपको रोटी बनाने की भी आवश्यकता नहीं रही अगर डायरेक्ट दलिया खा। अब जैसे उपमा खा रहे तो उपमा सूजी या रवे का बनता है, तो आपको 10% प्रोटीन तो मिल सकता है। आपने बड़ा मोटा आटा बनाया तो आपको कम से कम 7% तो प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि एक प्रोसेस जैसे बनती है, जो भी प्रोसेस बनेगी, जैसे भी प्रोसेस बनेगी, तो उसमें परसेंटेज डैमेज तो होने ही है। आखिर तो घंटे मिलिंग के लिए व्यवस्था तो मशीन की है, तो अब उस मशीन से होना ही होना है, तो उसके कारण भागीदार तो जीव को बनना है। अब ये अगर हम कर्म के भागीदार बनते हैं और कर्म आत्मा के ऊपर चिपकता है, अब क्या परिस्थिति होगी आप सोच लो। अब दूसरी बात फिर सोचो थोड़ा, केमिकल जो है वो कौन से आ रहे हैं? अब कितने केमिकल आपके ब्रेड बनने की प्रोसेस में आ रहे हैं, अगर वो भी दिखा दे तो आपको देखने को मिल जाएगा, केमिकल्स इन ब्रेड। तो अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ सर आप ये ऐसे YouTube के अंदर तो आप खुद घर में वहां पर खोल के आप स्टडी कर लेना, देख लेना, आपको और ज्यादा ख्याल आ जाएगा। solar system through coding or know about the laws of motion. The very first item I made from scratch that eventually launched this whole project was making a sandwich, which included growing my own wheat, collecting ocean water to make salt, milking my own cow to churn it into butter, extracting honey from a beehive. This project ended up going viral, likely because of the novelty of actually knowing exactly what goes into the food you're eating, by doing every step firsthand. But the bread I made wasn't the best, and was one of the factors that made the overall sandwich less than perfect. It's not bad. That's about it. It's not bad. 6 months of my life were not bad. Much better tasting bread from the store is made a bit differently and includes a bunch of ingredients whose origins are a bit less clear. If you look around, you'll find articles claiming the bread contains weird additives, such as sawdust, drywall, human hair, or yoga mats. After having gotten so hands-on before, it made me curious. What's in our bread, and why is it there? To find an answer, I'll be learning the basics, bread making from a baker. Hi, I'm Steve with Bakersfield Flour and Bread. This is John and Liz. We're Baker Millers. Visiting a food scientist to learn what these chemicals are for. We're here to look at what's in bread. And then making my own homemade bread filled with additives next to one that isn't, to see just how that would normally cause it to go rancid sooner. Generally, wheat is one of the more nutrient-dense food. We're deficient in many nutrients. A little bit different for us is our white. Without special additives. These ingredients are relatively simple. Salt and sugar, mostly just for flavor. Primarily, it's just for a sweetener, just to cut a little bit of that.
One of the biggest factors in bread making is getting just the right consistency to your dough. For Mike, a major way that he can achieve this goes back to what type of flour he uses. Right now we're using and getting the right texture. Why is that being added to the store-bought bread where like a baker using more natural? Yes. That it's used as a emulsifier. Myth comes from MCC. They are not doing it from wood, okay? They're doing it. In other words, it improves the elasticity of the dough. There's no health issues with no health issues, yeah. Most people don't get enough calcium. So it's actually a health benefit then. And then there's the amino acid L-cysteine, commonly claimed to come from human hair. Got a fairly short shelf life, 7-10 days, something like that. The ingredients that are used, which is a very important one, is to add something that's going to prevent mold growth, or at least slow it down. You could irradiate the bread. That would kill the mold and give you a longer shelf life, but people don't like irradiation. Yeah. Is there any negative health effects with irradiation? No, not the levels that you would use for bread itself. With these additives, it understood what they're eating. Yeah. So without additives, your bread has a shorter shelf life. Like, how long does it last? Depends on the bread, but some of our breads will last 4 or 5 days, and they're quite similar to what the first day. Not quite the same, but. And one with additives. There's mono and di something flakes. This I want 8 grams of soy lecithin, 8 grams of wheat gluten, sodium stearoyl lacto, and then MCC, the wood pulp. This is the gypsum, calcium sulfate, under a gram. I'm going to assume that's close. Alright, this one is citric acid. Last, for the man-made stuff, we have calcium phosphate. Working around the clock, our immune system does an extraordinary job of defending us against disease-causing microorganisms, keeping us healthy. Quite simply, a healthy life. So I've gathered all my ingredients and measured them all out. And what I have here is a variety of different additives that can possibly be added to your bread. Collecting all of them is a little bit difficult because you can't really get every single additive at a consumer level, so it's pretty limited. So this is mostly just what was available to me. Actually, the hardest thing to get was high fructose corn syrup. It's only available on huge quantities. I wasn't quite ready to buy like a tanker full of it. The other thing to note is the calcium sulfate, which is actually something I sourced in Arizona. The rest of these require somewhat of a complicated process, so I wasn't able to naturally source and create all of them. All right, so I have all the ingredients here. I'm gonna start mixing them all together. So I have the 2 loaves here. I have the regular bread, and then the bread with all the added additives. So let's throw them in the oven, bake for 50 minutes, and see how they turn out. So what I have here are the 2 different loaves. I have the one with all the additives and the one without. Kind of against what I expected is that the additives actually made it a lot flatter. And I'm surprised by that because a few of the additives were supposed to be leavening agents, but there are a few things that are supposed to help feed the yeast and make it rise more. So I'm actually surprised it ended up denser. And the reason for that might end up being that my recipe is not very exact. Might have had the pH wrong, might have had too much water, or any variety of other things, because I didn't have a real good recipe to work off of. But preservative-wise and everything, and taste, theoretically, should still be comparable. And now let's try some of it and see how they compare to real stuff. Fairly dense, but not too bad. Nice fluffiness to it. Pretty good white bread. Try these, but taste-wise, I'd say probably about equal. They both see the speck of mold starting to form on the non-preservative bread. On the stuff with the additives, no noticeable mold. I'm gonna try some of it. Some of it
doesn't have mold on it, and see how the taste compares now 3 days later. I don't know what that yellow stuff is. That could be mold. Let's see, what doesn't have mold on it? Maybe this middle guy. There's specks of mold on him. Definitely moldy. Boy. Alright, this guy looks pretty good. Ooh, there's definitely mold on it. I'm gonna try a part that doesn't have mold on it. And just to confirm, additives, no mold. Let's try some. This is definitely stale. You can tell right away. It's stale. It's not hard or anything, but very different from how it tasted fresh. It's not horrible, but definitely not that good. Let's try the additive stuff. It's not bad. I'd say it tastes fresher. And there is no mold on it. It's not going to last forever. But my rather unscientific test did give me a... An apple, 116 calories. A 200 milliliter of cola, 86 calories. Give me a what difference the ingredients make to the quality of the bread. Overall, the bread without it tasted noticeably better. A more finely tuned recipe likely would have gotten the additive bread a little bit closer, however. But after a few days, the natural bread was noticeably less fresh. अब जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, तो ये आप अपने घर में खोल करके देखिए. आपको जो है साइट में गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे, आप देखिए. इसमें क्लियर कट आपको ये दिखाया जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स दे आर एडिंग इन दिस थिंग, जस्ट लाइक द ब्लीचिंग केमिकल. अब ब्लीचिंग केमिकल तो कपड़े की वाइटनेस के लिए है, लेकिन दे आर यूजिंग दैट ब्लीचिंग केमिकल आल्सो इन द ब्रेड टू मेक इट मोर ब्राइट. अब वो ज्यादा कलर उसका बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इट इज प्रूवन दैट this type of chemicals it may cause for cancer also. अब यहाँ पर रिलीजियस व्यू पॉइंट नहीं है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने साइंटिफिक व्यू पॉइंट है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए. ये चीजें आप देखिए. अब नाउ वी आर जैन, बरोबर, हम जैन धर्म की दृष्टि से समझे. अगर जो ब्रेड बन गया तो ब्रेड जिस तरह से भी जैसा बना है, अब उसके अंदर स्पॉन्ज टाइप के अंदर है, तो पानी का अंश तो रह गया. अब पानी का अंश रह करके अब उसके बाद दूसरे दिन इसके ऊपर फंगस आ जाएगी, तो फंगस जो है वो अनंत काय. अब ब्रेड खाना मतलब अनंत काय के आलू प्याज जैसी हालत हो गई. फंगस ऊपर बनी है. नाउ दे आर यूजिंग द एडिटिव्स जो है पेस्टिसाइड्स केमिकल्स, वो जिस तरह से उसके ऊपर डाल देते हैं आपको लगता नहीं है, लेकिन वो भाई ने आपको खोल करके दिखाया तो उसके ऊपर कितनी थी. हम क्यों रोटी को सेक करके खाखरा बना लेते हैं, ताकि उसमें से पानी का अंश है वो भी जल जाए. अब वो रोटी आपकी खाखरा बन गई. अब उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, कोई फंगस की ग्रोथ भी नहीं होगी. अब फिर अनंत जीव की हिंसा का पाप लगेगा और वो भी कर्म बंधेगा सा. तो ये मतलब महावीर स्वामी ने ब्रेड के लिए तो कुछ नहीं बोला, 2500 साल पहले की बात महावीर स्वामी बोल रहे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई महावीर स्वामी ने आपको ये कहा कि ब्रेड खाने का ना नहीं बोला. नहीं तो लॉजिक के लिए बड़े एक्सपर्ट लोग हैं. क्या लख्યું છે 10 वैकल्पिक आगमમાં क्या लख्યું છે, महावीर स्वामी क्या ना पड़ी છે, आप ये मत सोचिए. फंगस हो गई, उसका क्या करना. अब वो ब्रेड बेकरी में बनेगा, कंज्यूमर स्टोर में आएगा, कंज्यूमर स्टोर में से यूजर्स लोग आप लोग लाएंगे. आज आपने आधा खाया, कल फिर वापस फ्रिज में रख दिया, फिर दूसरे दिन खाओगे, तीसरे दिन खाओगे. एक ब्रेड का पैकेट आप 3 दिन तक खाते रहो तो उसके अंदर तो बैक्टीरियल ग्रोथ तो बढ़ती जाएगी. अब वो हैवी पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं, या जिस प्रकार के केमिकल्स यूज कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, तो अगेन दैट प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स जो है वो आपकी किडनी के लिए, हार्ट्स के लिए, कैंसर करने वाले कितने खतरनाक हो रहे हैं साहब. अब जो है दूसरा आपको फैदर, जिसको हम फैदर पंख कहते हैं, पक्षियों के, मुर्गी के पंख है, बतख के पंख है, डक के हैं. अब वो और फिर लेडीज हेयर्स, और वो उनको वापस मशीन प्रोसेस करके कैसे बनाते हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया है. लेकिन आज की समस्या ये हो गई कि सिर के बाल भी आपके ब्रेड में आ रहे हैं. अब आप यू विल नॉट बिलीव इट, लेकिन आप देखेंगे तो आपकी भी आंख खुल जाएगी, समझेंगे नहीं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ब्रेड बन
से देखा ना, अब उसमें से आप समझ सकेंगे तो ख्याल आएगा। तो जैसे भी ये थोड़ी सी बनाने की प्रोसेस है, अब ये मैदा बनता है तो मैदे के अंदर क्या 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 आ रहा है, क्या डाल रहे हैं, किस तरह से बन रहा है, तो ये सारी प्रक्रिया अब एक शरीर के लिए इतने जीवों की हिंसा, इतना पाप, इतना कर्म, ये सिर पर लो और फिर ये हमारी आत्मा जाकर कहाँ इसका फल भुगते, अब इसका विचार तो नहीं है साहब। इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्री वाले, मनी मेकिंग माइंडेड जो है लोग, वो कोई पाप का कर्म का विचार तो करने वाले नहीं है। वो तो अपनी तरह से बनाया, बेचा, लोगों ने खाया, चला सा। लेकिन जैन है आप लोग, तो जब आत्मा में विश्वास रखते हो कि शरीर से बिल्कुल सर्वथा भिन्न एक चेतन तत्व आत्मा है, भले वो शरीर में रह रहा है लेकिन शरीर से भिन्न तो है ही, सर्वथा स्वतंत्र है। और शरीर तो जड़ पुद्गल का बना हुआ पिंड है, तो खाने पीने की सारी क्रिया तो जीवात्मा को ही करनी है, तो कर्म का भागीदार तो जीवात्मा बनेगा। पाप तो आत्मा करे तो कर्म उसको बनेंगे, तो फल भी उसी को भुगतना है। अब एक छोटी सी खाने पीने की बात, जबकि हमारे पास एक नहीं कई ऑप्शंस है, कई ऑप्शन से हम खाने के अंदर, अपने घर में आपने रोटी बना ली और फ्रेश रोटी बनाकर खाए, ना तो फंगस होगा ना कुछ नहीं। इधर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अब आप ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ये रोटी आपने जो बनाई, अब ये रोटी आज जो अभी आपने फ्रेश बनाई और इस रोटी को आपने कल के ऊपर रख दी, तो ये रोटी कल के ऊपर रखी, अभी ये रोटी आपकी बिल्कुल फ्रेश बनी, लेकिन कल के ऊपर रखने से इसके ऊपर जो है ये फंगस आ गई। अब ये फंगस अनंत काय है, जो आलू प्याज में अनंत जीव की हिंसा हो रही है वही। अब बाद में बेंद्रिय के बैक्टीरिया होंगे, फिर बाद में तेंद्रिय के बैक्टीरिया होंगे, और अगर ये पिग वगैरह आपने एग्स वगैरह देखा है उसकी हिंसा होती है। अब कौन शुद्ध घी डालने वाला कौन है भाई साहब? शुद्ध घी कहाँ से लाके ब्रेड में डालेंगे? और फिर जो है इसके ऊपर जब आप रैपर में से निकालते हो और इतनी जो शाइनिंग उसके ऊपर है, फिर लिख दिया ऊपर, कंपनी वाले ने प्रिंट कर दिया विथ विटामिन ई। अब वो विटामिन ई कहाँ से आया, कौन सा आया इसके अंदर साहब? जब फ्लोर के अंदर, मैदा के अंदर ही प्रोटीन नहीं बचता है, तो बाद में ऊपर से ये डालना वो डालना किस में से आया? तो ये फिर हमारे लिए तो कर्म का हिसाब देखना है। मैं रिलीजियस व्यू पॉइंट से भी आपको समझा रहा हूँ, मेडिकल साइंस के एंगल से भी आपको समझा रहा हूँ, आज की मार्केटिंग सिस्टम से भी आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन वैल्यू से भी समझा रहा हूँ, और डाइजेशन सिस्टम के अंदर से और डिजीज वाइज भी समझा रहा हूँ, फ्रॉम ऑल द एंगल्स। मतलब कहने का ये कि सब एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो आपके ख्याल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ ज्यादा टाइम मैंने व्याख्यान देने में लिया, वो एक ब्रेड की आपको जो दिखा रहे थे वो क्लियर कट आपको सुनने में नहीं आया, लेकिन आप उसको जो है अगर देंगे तो भेज देंगे तो और भी ज्यादा ख्याल आ जाएगा, आपको समझ सकेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रहा हूँ साहब, मुझे ज्यादा व्याख्यान नहीं देना है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी आपके लो। अब मैं तो समझता हूँ आप खुद ही जानकार, सब प्रश्न के उत्तर मुझे ही देने जरूरी नहीं है, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हो तो आपको भी ख्याल आ जाएगा। हाँ जी बोलिए, अपना अपना अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके अपने अपने प्रश्न आप पूछिए, जिनको भी पूछना है पूछिए, ताकि आपको भी ख्याल आ जाए। साहेब जी त्रिकाल बनना। हाँ आवाज नहीं आ रही। साहेब जी साइट्रिक एसिड वपराय के ना वपराय? भूले चुके न वपराय, बहुत खतरनाक चीज છે। ડાયરેક્ટ લીંબુનો રસ નાખીને વાપરી લેવું બેટર છે। રવાના પ્રોસેસમાં રવો ખવાય? મહારાજજી રવાના પ્રોસેસમાં જીવ હિંસા થાય છે, રવો ખવાય? રવો 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 ઘઉંનો રવો
આ રવો બન્યો ને એમાં પરસેન્ટેજ ઓછા થઈ ગયા પ્રોટીનના, બસ. અચ્છા, એટલે ખવાય ખરો ને? હા હાજી બોલીએ સાહેબ. હા જરૂર. નમસ્તે નંદાની. Elsa, better you yes, unmute one by one, otherwise nobody will be able to listen anything. Yeah, okay, next is विजय भाई शाह. अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछे. बतेड़ी वंदामी गुरुदेव. एक प्रश्न એ છે કે આપ સાધુ ભગવંતો ગોચરી લેવા જ્યારે જાઓ ત્યારે આવું ખાવાનું જો અમને જ્ઞાન ન હોય ને અમે આપને દઈએ તો એક તો અમારો આમાં કર્મનો ઓલું થયું અને પછી આપને બી કર્મ ઈ જરા સમજાવો તો આપ મને અમને ખબર પડે બધાને. એટલે આ એટલા માટે ચાલુ કર્યું છે કાકા. આ તમારા કહેવાથી આ ચાલુ કર્યું કે બધાને સમજણ પડે એટલા માટે. હા, પણ આમાં થોડો વધારે કર્મ બંધાય ને કે આપ એટલે ગુરુ ભગવંતોને અમે ગોચરી દઈએ ત્યારે એમાં તો એમને તો ખાવું જ પડે ગમે તે દઈએ તે. લે જ નહીં ને પહેલા તો. શું કામ લે? તમે દો એટલે અમારે 10 પ્રશ્ન પૂછવાના પછી પાત્રમાં બહાર કાઢવાના. અમે પહેલા કલ્પ્ય અકલ્પ્ય ખપે નહીં ખપે લેવાય ન લેવાય એ અમે 10 વૈકાલિક આગમમાંથી પિંડ નિરુક્તિમાંથી ભણીને આવ્યા છે. તમે આપી દો તો અમે ન લઈ લઈએ. હવે અમારી સમજણ ન હોય, ખબર ન હોય, તમે આપી દો. અમે આજ દિવસ સુધી, મને કાકા 52 યર્સ થયા છે, હજી સુધી કોઈએ બ્રેડ અમને આપ્યું નથી અને કોઈ દાડો અમને બ્રેડ લેવા માટે કોઈએ કીધું નથી ને અમે આજ દિવસ સુધી નથી લીધું. હવે આ બ્રેડની સ્ટડી, જે બ્રેડની સ્ટડી થઈ એ તમારી આંખ ખોલવા માટે સમજાવી રહ્યો. ના, પણ ખાખરા છે. હવે ખાખરા તો અમને એમ કઈ માં ખબર ન પડે એટલે ખાખરા તો વોરાવે ઘણી વાર. હા, ખાખરા વોરાવે છે. ખાખરા ઘરે બનાવેલા વોરાવે તો ખ્યાલ આવે. પણ હવે ખાખરા ખાઈએ તો મળવાનું પ્રોટીન તો ક્યાંથી મળવાનું છે? વ્યવહાર થઈ ગયો, ક્રિયા થઈ ગઈ. તમે વોરાવ્યું, મહારાજે વોર્યું, લીધું, ખાધા. मिला क्या आप उसको? उसमें से कुछ मिल रहा है क्या? लेकिन यहाँ हम व्यू पॉइंट हमारा एंगल है जीव हिंसा. उसमें भी किन जीवों की कितनी हिंसा, ये व्यू पॉइंट हमारा एंगल है. पहले उसको समझिए. हाँ बोलो बीजा. हाँ साहेब जी, मथेरानंदानी आ तैयार लोट जे आवे छे ने એ લોકો તો 6 મહિના સુધીની ડેટ કે છે એક્સપાયરી. તો આપણને 6 મહિના સુધી કોઈ લોટ રહે નહીં. હવે એમાં એ લોકો પ્રિઝર્વેટિવ ને કેમિકલ્સ નાખી દે અને એવા એજન્ટ એમાં મિક્સ કરી દે. એ પછી તમે લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરવા આપો તો તમને ખ્યાલ આપે કે 6 મહિના ચાલે ના ચાલે. એટલે અહીંયા આપણને તો શાસ્ત્રમાં તો 15 જ દિવસની લિમિટ મેક્સિમમ આપી છે. હવે પછી ના બરાબર છે. અને આપણે જે લોટની કણેક બાંધી હોય એ કણેક બાંધેલી કેટલા કલાક સુધી રાખી શકાય? ભલે તમે સવારની સાંજે રાખો એમાં વાંધો નથી. સવારની સાંજેલી સાંજે તમે રોટલી કરી લો, પણ પછી બીજા દિવસ ઉપર ન રખાય એમ. પછી કોઈ કે અમે તો ફ્રીજમાં રાખીએ ને 2 દિવસ સુધી ને, પણ એના કરતા આજે ચાલે એટલું જ કણક બાંધો ને આજે જ પૂરી થઈ જાય. શું કામ કાલ ઉપર રાખવી? પાણી આવી ગયો, લોટ આવી ગયો, હવે એની અંદર ફંગસ લાગશે ને જીવોત્પત્તિ થઈ જશે. બરાબર. તો આજે તમે સાઈઝ મોટી થયેલી બતાવી છે ને, આપે જે ચિત્ર દોર્યું છે એમાં રોટલી પહેલા નાની અને પછી મોટી થાય. માજી, હવે હું તમને ડાયા કેવી રીતે કરવું મારે? આ માપસર દોરો. સારું, લો આ એકદમ માપસર ના એકદમ સાઈઝ પ્રમાણે દોરી લો. બસ હવે બરોબર છે? ના બરાબર. સોરી હજી નાની ના સોરી સાહેબ, સોરી. માજી, મેં શું સમજાવ્યું? આ રોટલી તમે આજે ફ્રેશ બનાવીને કાલ ઉપર પડી રહી અને એમાં આ જે છે ફંગસ થઈ ગઈ એ સમજાયું છે. બરાબર. ફંગસ થઈ તો અનંતકાય થઈ ગયું ને.
હા અનંતકાય. તમે કહો છો નાનીમાંથી મોટી કેવી રીતે થઈ? તમે આટલા બધા ડાયા છો માજી. સોરી. હાલો જો કઈ કામનો પ્રશ્ન હોય બોલો, બીજા કોઈ જેને જાણવું હોય એવું કામનો પ્રશ્ન બોલો. સાહેબજી, આપણે સોમભાઈ શાહ નો ક્વેશ્ચન છે કે આપણે ઈનો વપરાય કે ના વપરાય? કાકા ઈનો ની અંદર જે છે પહેલી વસ્તુ શું છે, બેકિંગ સોડા છે. હવે એની કઈ પ્રોસેસ કરીને ઈનો બનાવ્યું છે મને એની ખબર નથી, પરંતુ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ફોર યોર કિડની પ્રોબ્લેમ્સ. કિડની ઉભી માટેના પ્રોબ્લેમ ઉભા કરે, બ્લડ પ્રેશર વધારે, બોડીની અંદર બીજા પ્રોબ્લેમ ઉભા થશે. એટલે એ હેલ્થ પોઈન્ટની દ્રષ્ટિએ વિચારો. હવે એની અંદર જીવ હિંસાનો મને કોઈ ખ્યાલ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે હું આ તમને સમજાવ્યો. હવે દરેકમાં ઈનો નાખીને ફર્મેન્ટેડ કરવામાં આવે છે. હવે ઈનો પણ એક જાતનું બેકિંગ સોડા જ થઈ ગયું ને. હવે એ ફર્મેન્ટેડ કરવામાં આવે અને એ હેલ્થ માટે તમને નુકસાનકારક છે. આજના જમાનામાં કેટલી બધી ઇડલી છે, ખમણ છે, ઢોકળા છે, ઢોસા છે કે જેમાં નાખતા હોય બનાવતા હોય. કિડની પ્રોબ્લેમ કેટલા વધી ગયા. બ્લડ પ્રેશરના કોમન ઘરે આજે બ્લડ પ્રેશર છે. એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમો આપણે વધારીને ખાઈએ છીએ ને એનાથી જ થાય છે. હવે એના વગર પણ ઇડલી ને ખમણ ને ઢોકળા થઈ શકે એમ છે? કોઈ ના નથી. ફ્રેશ ગરમ તરત તાજા બનાવીને ખાધા તો થાય છે. હવે એ સમજવું જોઈએ ભાઈ. બોલો બીજા. સંયમભાઈ શાહ. મથેના વંદામી સાહેબજી. હા બોલીએ. હા મને પૂછ્યું હતું કે આપણે મેથીનું અથાણું બનાવીએ તો 1 વર્ષ ખવાય ઘરનું? મેથીનું અથાણું બનાવાય નહીં ને ખવાય નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે બોળ અથાણું થાય. સબ્જેક્ટ જૂનો છે, પહેલા મેં લીધો છે પણ ફરી લઈ લેશું. અત્યારે ટુ ધ ટોપિક ચાલો. આજનો સબ્જેક્ટ જે આપણો મેદાનનો બ્રેડનો એના ટુ ધ પોઈન્ટ, એટલે એના રિલેટેડ પ્રશ્ન કરો. પણ મેથીનું અથાણું ન બનાવાય ન ખવાય. જેમાં અનાજ વગેરે આવે તો એમાં અસંખ્ય જીવોત્પત્તિ થવાના ચાન્સ છે, એટલે ન બનાવે. ઓકે સાહેબજી. મથેના વંદામી સાહેબજી મથેના વંદામી. હા બોલો. સાહેબજી મથેના વંદામી વડોદરાથી પરેશ બોલું છું. હાજી બોલો. આ લોકો ઘણા લોકો એવું સમજણ પાડે છે ઘરે બ્રેડ બનાવીને ખાવી જોઈએ. તો ઘરે બ્રેડ બનાવીને ખવાય? કાકા ઘરે બનાવો એટલે તમને એક સંતોષ શું થયો કે ભાઈ આપણી પ્રોસેસ ચોખ્ખી સારી રહી. પણ બનાવશો તો મેદામાંથી જ બનાવશો ને. અને કાં પછી તમે બારીક ઝીણો આટો લઈને બનાવશો. હા એટલે ઝીણો આટો લઈને બનાવશો. બજારમાં કે કંપનીઓની બહારની આવતી હોય ઇન કમ્પેરિઝન ધેટ કે એ લોકો બીજી જીવ હિંસા કરતા હોય તો એ જીવ હિંસામાંથી તમે બચી જાઓ. पहली बात आप समझ जाइए कि ये ब्रेड वगैरह तो आया ही फॉरेन से. हिंदुस्तान के अंदर तो कभी ब्रेड था ही नहीं, कभी बनते नहीं थे. अंग्रेज लोगों ने ये ब्रेड लाया हिंदुस्तान में. हमारे यहाँ तो बराबर रोटी बनाते थे, रोटी खाते थे. તમે ગુજરાતી છો તો ભાખરી બનાવાય, રાજસ્થાनी हो तो जाड़ी बाटी बनाते हैं, वो खाते हैं, रोटा बनाते हैं, which contains the maximum protein उसके अंदर रहता था, वो फायदा था. अब ब्रेड घर में भी बनाया तो भी उसमें बचा क्या, रहा क्या? अब ये धीरे धीरे हैबिट बढ़ती जाएगी. एक बहू दूसरे बहू को सिखाएगी तो लोग रोटी बनाना ही बंद कर देंगे. फिर ये हिंदुस्तान की हालत हो जाएगी, रोटी नहीं बनाना है, चलो ब्रेड से खाओ. अब ऐसे करते करते लोग जो है जाएंगे इस पर. तो परेशानी है कि बीमारियां कितनी बढ़ रही है, वो भी एंगल देखिए ना. तो उसमें से आपको पहले समझदारी तो इसमें है कि आवर बॉडी रिक्वायर्स द मैक्सिमम 60% प्रोटीन. If you are eating that type of food which contains that 50% protein, तो आपकी समझदारी है, नहीं तो नहीं है सर. अब घर में बनाया तो भी क्या, ये आजकल जो लोग बाहर से जितना खा पी कर हैबिचुअल बन जाते हैं फिर उनका ब्रेड का मोह रहता है. हकीकत में तो इंग्लैंड आदि के अंदर ब्रेड तो किसके लिए कि इतनी रोटी कौन बनाएगा, तो गरीब लोगों के लिए ब्रेड था. अब आज करोड़पति लोग घर में ब्रेड खाने लग जाएंगे तो मतलब क्या रहेगा. और ब्रेड बनाने की प्रोसेस कितनी लंबी है, जबकि रोटी बनाना तो घर में 10 मिनट का खेल है.
तो क्या तकलीफ है आपको? हाँ बोलिए। છોકરાઓ પૂછે એટલા માટે. हाँ बरोबर, सारी बात. સાહેબ જી, મોક્ષા જૈન ને ક્વેશ્ચન હતો, તો મોક્ષા જૈન અનમ્યુટ એન્ડ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન. સાહેબજી મથીન વંદામી. हाँ साहिब रात्रा सूर्यास्त होने के बाद जो खाकरा बनाते हैं, तो रोटी का खाकरा बनाते हैं, तो वो नेक्स्ट डे वहां पे तो रात्रि भोजन का कहा जाता है. अब ऐसा है कि आप डे टाइम में कर सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? अगर रोटी बची है, नहीं खाई है, तो रोटी का खाखरा बना लेते हो, तो आप थोड़ा सा डे टाइम में कर लो, क्योंकि रात को खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं, रात को बनाना भी नहीं है. मतलब जीव हिंसा, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया वगैरह की जीव हिंसा का दोष दोनों में ही है ना. तो एक बार हैबिट पड़ जाएगी तो आप डे टाइम में करने लग जाइए, बहुत अच्छा है. ठीक है. हाँ जी बोलो बीजा. સાહેબ હેમલતા દેઢિયા એમને કઈક પ્રશ્ન હતો. મથેરંદામી સાહેબ, તો અમેરિકામાં તો ઘઉંના લોટ પીસાવાની ચક્કી ક્યાં હોય છે, તો એ લોકોનું કેવી રીતે પછી લોટ? હવે તમે આખા અમેરિકાની ચિંતા ના કરો માજી, તમારા ઘરની ચિંતા કરો. અત્યારે રેડીમેડ નાની નાની મિલિંગ મશીનો મળી રહી છે, ઘંટી ઘર ઘંટી, આટલી આટલી ઘર ઘંટીઓ ઘરમાં રાખીને ફ્રેશ ઘરે ઘઉં લાવીને કરી લેવું. તમે આખા અમેરિકાની ચિંતા જવા દો, પહેલા મારા છોકરાઓ અમેરિકામાં છે ને, એટલે બીજું ત્યાં તો ઘઉં ના દેખાય, ત્યાં તો કોઈ ઘઉંની દુકાનમાં ન મળે. એવું છે? ઘઉં ના મળે? ઘઉં તો મળે છે મહારાજ સાહેબ, ઘઉં તો મળે છે. હા મળી શકે છે અને દળી પણ શકાય છે. ઓકે ઓકે, તો મને ખબર નથી. તો હા થોડું જરા કાલે છે ને, આજ પેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ને પૂછીને બતાવું તમને શું ઘઉં મળે છે કે નહીં, તો ઘઉં અવેલેબલ કરાવશે. ઓકે 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 મથેરંદામી સાહેબ બોલો. સાહેબ બધા બ્રેડ ની વાત કરે છે કે ઘરે બનાવીએ, એમાં મારા હિસાબે 4 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે મેઇન બનાવવા માટે. એક લોટ એટલે ફ્લોર, જે પણ હોય, જાડો પતલો મેદો જે પણ હોય એ ફ્લોર, બીજું પાણી, ત્રીજું સોલ્ટ અને ચોથું યીસ્ટ. હવે આ પહેલા જે 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ કીધા એ બધા એકેન્દ્ર જીવ છે, સમજી લો તમે, પણ જે ચોથો જે છે યીસ્ટ, એ મારા હિસાબે અનંતકાય છે. તમે જરા સમજાવો કે તો પછી બ્રેડ જ અનંતકાય થઈ ગયું ને, આપણે જે ખાઈએ છીએ એ અનંતકાય થઈ ગયું કે નહીં, એ જરા સમજાવો. અનંતકાય કરતા પણ વધારે કાકા યીસ્ટ બેન્દ્રિયમાં આવે. ખ્યાલ બેન્દ્રિયમાં જાય એટલે તમારું સ્થાવર કક્ષામાંથી આગળ. અનંતકાય તો સાધારણ વનસ્પતિ કાય, અને એના કરતા આગળ ગયા એટલે યીસ્ટ બન્યું, એટલે બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ એટલી વધી ગઈ. હવે એ નાખવાનું પ્રયોજન ફર્મેન્ટેડ થાય. ફર્મેન્ટેડ થાય તો પછી એ જે છે એકદમ સ્પોન્જી બને, આટલો એકદમ દબાવ એટલે સોફ્ટ બને. હવે અત્યારે સોફ્ટનર ના કેમિકલ્સ આવે, એવા નાખીને સ્પેશિયલી સોફ્ટ બનાવાય છે. આ તમને સીડી ફરી દેખાડે તો ખ્યાલ આવે કે સોફ્ટ બનાવવા માટે એની અંદર કેવા કેવા પંચેન્દ્રિય પ્રાણી જેવાના પદાર્થો નાખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એનાથી તમે વિચાર કરો, પીગ માંથી એટલે ડુક્કર જેને કહીએ છીએ, એમાંથી જો આવતા હોય ને, એનાથી સોફ્ટનેસ આવતી હોય ને ખવાતા હોય, તો પાપ કર્મના ભાગીદાર કોણ? બસ વાત એટલી જ છે. आप एक एंगल समझ लो पहले, महावीर स्वामी को आपके ब्रेड से कोई कुछ भी नहीं है. इतने जीव की हिंसा होती है, बनाने वाले खाने वाले सब भागीदार बनते हैं, कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है. अब बाकी ये समझ गए, फिर प्रोसेस आपको दिखा दी. अब आजकल केमिकल अभी जो आपको दिखाया तो कितने किस किस प्रकार के केमिकल्स यूज कर रहे हैं. सॉफ्टनर के लिए क्या लाना है, ब्लीचिंग केमिकल कौन सा डालना है, ये सब कर रहे हैं. ब्लीचिंग केमिकल बन रहा है. मैंने साउथ इंडिया में एक जगह देखा था, तो वो बनाने वाले फैक्ट्री ओनर को ही कैंसर हो गया. उन्होंने जाकर के पूरी फैक्ट्री छोड़ दी, उसमें से निकल गए
और भले ही कि वो बोलते लाखों रुपए का नुकसान होगा लेकिन चलेगा, मुझे बचना है। अब वो बोल रहे मैं खुद ही बना रहा हूँ, ब्लीचिंग केमिकल लोग डाल रहे हैं, खा रहे हैं तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा? कैंसर कितने प्रमाण में फैल गया। सो नाउअडेज द ब्रेड इज आल्सो कॉज फॉर कैंसर। अब ये भी एंगल आप समझने की कोशिश करिए। तो बेटर कि हमको ये इतना वैल्यूएबल प्रीशियस लाइफ जो मनुष्य लाइफ मिली है तो उसको तो कम से कम सुरक्षित रखिए। खाने पीने के लिए जीवन तो बर्बाद नहीं करना है, कम से कम इसमें कर्म धोने के लिए आए हैं। सब पावक पणासनों के लिए जन्म है, नया कर्म बांधने के लिए हमारा जन्म नहीं है। हाँ जी बोलिए साहब। और किसको? साहब બીજું એના ઉપર જ બીજું ક્વેશ્ચન મારો એ છે, મને આમાં કન્ફ્યુઝન છે કે અનંતકાય એટલે અનંતકાય ને, એટલે તમે આપણા જૈનોમાં એવું વિચારધારણા વધારે પ્રચલિત છે કે કંદમૂળ ના ખવાય, બટેટા, કાંદા, લસણ, આદુ એ બધું અનંતકાય છે, પણ આ પણ અનંતકાય થયું, એમાં બંનેમાં ફરક ખરો કે એક જ ગણાય? એટલે ના ખાવું જે અનંતકાય શબ્દનો મિનિંગ જ છે કે અનંત જીવો એક શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય એનું નામ જ અનંતકાય। આ પ્રકાર હોય કે બીજો પ્રકાર હોય કે ત્રીજો પ્રકાર હોય। મેં હમણાં અહીંયા તમને આ રોટીનું બતાવ્યું કે નહીં? આજ રોટી આજની બનેલી છે ને કાલ ઉપર રહી અનંતકાય રહી, એનો મતલબ અનંત જીવો આવીને ઉત્પન્ન થયા તો જ અનંતકાય કહેવાય। હવે કાંદા બટાકામાં એ જ અનંતકાય છે, આ ફંગસમાં પણ એ જ અનંતકાય છે। प्रकार कोई बदलेगा नहीं इसके अंदर, तरीका वही है। आपको अनंत जीवों की हिंसा का पाप सिर पर लेना ही पड़ेगा। तो बेटर बचना कैसे? अब यीस्ट बन गया तो अनंत काय भी बनेगा और फिर में से बैक्टीरियल ग्रोथ वाला ये 2 इंद्रिय वाला बन जाएगा। तो फिर साधारण में से बाहर निकल करके हम 2 इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा करेंगे तो और ज्यादा 10 गुना पाप बढ़ जाएगा। ये आपको सोचना है। साहेब जी, મલ્ટીગ્રેઇન આટા આવે છે, એ મલ્ટીગ્રેઇન આટાની રોટલી ખવાય? ચોક્કસ ખવાય। મલ્ટીગ્રેઇન આટા એટલે શું? 5 અનાજ ભેગું કરીને એનું લોટ બનાવીને આપ્યો, ફ્રેશ છે, લાવીને ઘરે રોટી બનાવીને ખાઓ, એમાં ક્યાં વાંધો છે? તમે એ ચિંતા ના કરો। આપણો એંગલ પહેલા જુઓ, જેમાં જીવ હિંસા, તમે એ જ મલ્ટીગ્રેઇનની રોટલી બનાવી તો આજની બનાવેલી આજે ફ્રેશ ખાઈ લેવા। हाँ, पर काल ऊपर नहीं राखो। आपनो धर्मशास्त्रो नो हेतु समझो पहला कि શું સમજાવવામાં આવી રહ્યું, પછી ખોટું રિએક્શન કરશો, આ નહીં ખવાય, આ નહીં ખવાય, આ નહીં ખવાય, આ નહીં ખવાય। ये ऐसे समझ करके कुछ लोग तो ये छोड़ ही दे रहे कि महाराज तो गांडा થઈ ગયા, महाराज तो बोले છે नहीं खवाय, नहीं खवाय, नहीं खवाय। अब महाराज एम केम નથી કહેતા શું ખવાય, શું खवाय, શું खवाय? अरे भाई, आपके खाने पीने के लिए जीवन बर्बाद नहीं करना है। हजारों वैरायटीज, हजारों आइटम आ गए खाने के लिए। अब उसमें अगर आपको जीव हिंसा होती है तो अवॉइड करिए और बचने की कोशिश करो। एमा जुदा जुदा अनाज होय ने એટલે આપણે નથી કહેતા કે બે અનાજ મિક્સ ના કરાય, એના માટે માજી 2 અનાજ મિક્સ થાય कोई वांधो નથી। अब आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से शरीर के लिए, डाइजेशन के लिए और अपने शरीर के हेल्थ की प्रकृति के लिए देखो, वो बात अलग है। बाकी यहाँ जीव हिंसा नहीं है या आपको जो है कोई अनंत काय का पाप नहीं लग रहा है। ये हेल्थ व्यू पॉइंट से बात अलग हो गई। एक एंगल आपका हेल्थ व्यू पॉइंट का बन गया तो बात अलग है, और ये पॉइंट अलग है। आप इसको जीव हिंसा से मत जोड़िए बस। ओके, थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा है। बोलो, और कोई है दूसरे पूछने वाले? મારા સાહેબજી, આની સાથે એક બીજો ક્વેશ્ચન YouTube લાઈવ પર है कि जैसे ये पूछा ना मल्टीग्रेन आटा, वैसे ही सोयाबीन का आटा भी अंदर ऐड कर सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं? आप बना सकते हो, कोई ना नहीं है। जैसे मूंग है, चावल है, चना है, कठोल है, वैसे ही सोयाबीन भी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो मैक्सिमम सोयाबीन को पिग का फूड बताया है। ह्यूमन बॉडी के लिए सोयाबीन इतना जल्दी इजी डाइजेस्टिव नहीं है, फिर आपको बीमारियां लग जाएगी। मेरा कहने का ये, हाँ, ये एंगल आपका है, ये नहीं है। आपने सोयाबीन का आटा लिया, फ्रेश लिया, मिक्स किया, आपने रोटी बनाई, खाया, कोई जीव हिंसा का, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप नहीं लग रहा है। लेकिन आपकी बॉडी इतनी डाइजेशन पावर आपका इतना हेल्दी है
कि कैन इट डाइजेस्ट इजीली और नॉट, ये आपको देखना है बस। बराबर। और एक दूसरा क्वेश्चन है एनजी स्टूडियो से कि आटा हमें हमेशा छान के खाना चाहिए, नहीं तो वो अचित रहता है, ऐसा पूछ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, देखिए छान के लेने के पीछे पर्पस ये कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जीव हिंसा हुई, उसमें होने की संभावना जब लगती है कि टाइम पीरियड, एक तो जो है फ्रेश एकदम आता है, मिलिंग होकर के जब आता है तो उसकी हीट होती है, तो उसको समझदार महिलाएं तो 4-6 घंटे को खुला रखेगी ताकि हीट निकल जाए। अगर आपने ढक्कन ढक दिया तो वो हीट वापस अंदर पानी बनकर मॉइस्चर बन के गिरती है, तो उसके आटे में जाली पड़ जाती है। तो पहली समझदारी तो ये है कि हमने उसको ओपन रख करके हीट को निकलने दिया। अब बाद में आप छानने का मतलब ये है कि आपको बैक्टीरियल ग्रोथ हुई कि नहीं, आटा जाली बंद करा है, आटा जो है चिपक रहा है, आटा क्या हो रहा है ये देखने के। अगर आपने छान लिया तो ऊपर जो मोटा दाना आटा रहता है उसको बाहर मत फेंकिए। अगर जीव जंतु नहीं है तो आप साथ में रख करके रोटी बना लीजिए, बाहर फेंकने से फायदा क्या है। अगर जीव जंतु है तो पूरा ही नहीं यूज करना है। क्या है, जैसे क्षेत्र और काल, अब बंबई जैसा क्षेत्र है कि इट इज नियर अबाउट द सी शोर, तो हवामान के अंदर जो है मॉइस्चर इफेक्ट ज्यादा हो जाती है, तो 15 दिन के बदले 5-7-10 दिन में जो है उसके अंदर जो है जाली लगने शुरू हो जाती है। तो आपको टाइम पीरियड बचना चाहिए सर, क्योंकि एक तो सी शोर के एरिया और एक माउंटेन एरिया और एक ड्राई एरिया, सब अलग अलग एरिया बनते हैं सर। तो ये आप पहले समझने की कोशिश करिए। ओके। और एक पीयूष शाह जी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, वो थोड़ा लंबा है तो मैं पढ़ रही हूँ। મારા સાહેબને પૂછવાનું કે આ પ્રોડક્ટ્સ જે આપણે કંપની બનાવે છે અને કંપનીઝના શેર્સ કે બીજા કોઈ રીતે જોડાયેલા હોઈએ તો એમાં પણ કર્મ લાગે કે નહીં? આવી રીતે 100% लागे। कोई पण कंपनी अगर वो हिंसा जन्य प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ये आपको मैंने बताया है ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया का एक ही प्रोडक्ट तो नहीं है, ब्रिटानिया के बिस्किट भी है। ब्रिटानिया कंपनी को आप खोल करके देख लो नेट पर, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं। और मैंने आपको ये कहा है, ये देखिए ये यहाँ पर इसके ई नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको मैंने कहा कि 1100 बरोबर 1104। अब आप ये ई नंबर्स जो है आप एक 10 मिनट के बाद आप अपने गूगल पर नेट करके सर्च करके खोल लो और सीधा ही पूछिए गूगल में फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस ई नंबर। अब तीसरा मैंने आपको बताया 471 और 4 जो है 81, ये इसके ई नंबर उसके ऊपर प्रिंट है रैपर के ऊपर। तो आप ये खोल करके देख लो, आपके वहां पर भी जिस कंपनी के ब्रेड आते हो तो रैपर पर ई नंबर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से छपे हुए। अब ये है कि गवर्नमेंट भी हमको जो है ब्लैकमेल कर रही है, ग्रीन डॉट दे करके हमको बेच रही है। तो गवर्नमेंट ने तो अपना प्रिंसिपल बना लिया कि इफ डजंट कंटेन रेड ब्लड एंड रेड मीट देन वी आर अलाउड टू गिव द ग्रीन डॉट्स। अब आपको जैन है तो आपको आपके रिलीजियस व्यू पॉइंट से देखना है। अब आप समझ जाइए गवर्नमेंट को क्या लेना देना है। गवर्नमेंट की कंपनी है FSSSI, ये कंपनी गवर्नमेंट की है, उसने इसके ऊपर मार्क दे दिया तो सब लोग FSSI का नाम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन वो उसके प्रिंसिपल से बिल्कुल रॉन्ग जा रहा है। और जैन धर्म के सिद्धांत को आप समझिए। हमारा तो कहना ये, अब दोज हु आर डूइंग बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज आदि, तो वो लोग शेयर होल्डर्स है। अब आपने 100 शेयर लिए कि 10,000 शेयर लिए, तो कंपनी के शेयर में आप पार्टनर बन गए, तो कंपनी के प्रोडक्ट बनाने में उसमें पाप लगाए जीव की हिंसा, तो उसके भी आप जो है पार्टनर बन गए। ये तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा। जैन धर्म के अंदर बेसिक सिद्धांत में करण करावण अनुमोदन, करना कराना और फिर दूसरे का अनुमोदन में साथ में जुड़ना। अब कई जैन लोग हैं आजकल जो है स्टॉक एक्सचेंज में काफी लोग हैं, वो देखते ही नहीं है, कंपनी के बारे में कोई डिटेल नहीं ले रहे हैं। और वो तो एक ही है कि हमारा तो बिजनेस है, रोज सवार में उठे 200-500 शेयर तो लेवा छे, अब ले करके वो स्टॉक में रखते हैं, आपको बैठे घर बैठे इनकम होती रहेगी। ये इस इनकम के साथ साथ पाप की भी इनकम इतनी सादी हो रही है, ये भी आप समझ लीजिए।
અને એમને જે કીધું છે આગળ કે સાંસારિક કર્તવ્ય નિભાવવા પૈસા જરૂરી છે તો થોડુંક માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી. ये हमारा काम नहीं है साहब। आप जो है बिजनेस करिए, पैसा कमाइए, लेकिन बिना हिंसा के, बिना पाप का होवे वैसा बिजनेस करके पैसा कमाइए। हम ना थोड़ी बोलेंगे आपको, लेकिन आपको समझना है कि किस में आपको, गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में, ज्वेलरीज में आपको हिंसा नहीं है तो आप करिए साहब, कोई भी बिजनेस आपको। लेकिन ये शेयर का करके आप दुनिया भर की पूरी इंडस्ट्री का पाप आपके सिर पर आएगा, ये भी तो सोचना है ना। अभी तो हम खाने पीने की हिंसा में बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैन धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल अहिंसा, परमो धर्मः, जीव दया, जीव रक्षा, ये जो है तो इसका मीनिंग कुछ तो होना तो चाहिए कि नहीं, ये आपको ख्याल आना चाहिए। ओके मंथन भाई, कोई क्वेश्चन? सर जी ये रैपर पे जो ई नंबर लिखे हुए एक बार दोबारा बोल देंगे जरा? हाँ जी, ये मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर आप लिखिए 471 472 481 1100 1102 1104, ये सब इसके अलग अलग ये नंबर्स लिखे। और आप भी जहाँ रहते हो, जिस शहर में, आप कल नीचे जाओ तो बेकरी के या कोई कंज्यूमर स्टोर में जाओगे, 2-4 आपको ब्रेड अलग अलग कंपनी के दिखाई देंगे। खाली मोबाइल से फोटो ले लो, घर में आकर के आप गूगल पर सर्च कर लो। आप सर्च करोगे फटाफट आपको ये नंबर के सोर्सेज आपको ख्याल आ जाएंगे। बस बात इतनी सी है। कृपा गुरुदेव। हाँ, बहुत धर्मलाभ। સાહેબ જી, પિયુષભાઈનો જ એક બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે ખાવામાં વાળ આવે તો એ અભક્ષ્ય બની જાય કે કેમ અને કારણ શું? ખાવામાં વાલ આવી ગયો તો અભક્ષ્ય છે, लेकिन ये मैं आपको बता रहा था कि बाल में से कैसे ब्रेड बन रहा है। हमारे मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के सिर के बाल है, लेकिन जैसे ये मुर्गी है तो उसके पंख है, बतख है तो उसके पंख है। अब इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है कि आपकी अक्ल काम नहीं करेगी। ये अभी चालू नहीं हो रहा था, दिखा नहीं पा रहे थे, आप देखोगे तो आपकी अक्ल काम नहीं करेगी। इसकी प्रोसेस है बरोबर, इसकी इंडस्ट्री बनी हुई है, और वो इंडस्ट्री में से ये बना करके आपके ब्रेड कैसे बन रहे हैं, ये आपका दिमाग काम नहीं करेगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये आप देखोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। સાહેબજી, હવે કાર્બોનિક કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પણ શરીરને નુકસાન કરે છે ને, અને એમાં પણ જીવ હિંસા થાય છે ને, એમ પૂછે છે પિયુષભાઈ। કાર્બોનિક કોલ્ડ ડ્રિંક્સ જે આવે છે એ પણ શરીર કાકા કોલ્ડ ડ્રિંક નો વિષય આવવાનો છે। કોલ્ડ ડ્રિંક નો વિષય આવે ને ત્યારે એ પ્રશ્ન લઈશું, તમને બરોબર સમજાશે। अभी एक सब्जेक्ट पर हम चल रहे हैं ना, आज हमारा कंसंट्रेशन ब्रेड पर था, इसलिए पहले आपको ये क्लियर कर रहे हैं। आप प्रश्न जरूर आपका रखिए, नेक्स्ट टाइम आगे जब भी कोल्ड ड्रिंक का विषय आ गया तब जरूर लेंगे। हाँ સાહેબજી, એક આપણે જે આટા માટે વાત કરેલી આપણે, તો એમાં જે હવે રેડીમેડ આટો આવે છે, જે રીતે પિલ્સબર્ગનો છે, આશીર્વાદ આટા છે, પતંજલિનો મલ્ટીગ્રેન આટા છે, આ બધા મલ્ટીગ્રેન આટા આવે છે, તો એ બધામાં પણ ઇક્વલી જ પાપ લાગે કે પછી તમારે डलावीने ज करवो पड़े? देखो, अब कंपनी का आटा बनेगा, वो आपके पास आएगा, कितने दिन लगेंगे, टाइम पीरियड का आपको कितना ख्याल आएगा। अब कंपनी वाले आटा ज्यादा दिन तक टिके उसके लिए प्रिजर्वेटिव कंपलसरी डालेंगे। ये भी उसके बिना चलेगा नहीं। अब वो आटा बनने के बाद आपके हाथ में मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के आपके हाथ में आए वहां तक कितने दिन बीत जाएंगे, तो उसके अंदर जो है आपको जीव हिंसा का दोष लगना ही लगना है। कई बार ऐसे आटे के पैकेट खोले तो उसमें से ईयलें और लठें चलती हुई दिखाई दी। अब ये हमारे यहाँ पर क्या है कि हम लोग घर में फ्रेश बना करके रोज का रोज खाएं तो आपको उसमें से जीव हिंसा से बचोगे। अब 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, ये ज्यादा पनपेंगे, बढ़ेंगे, तब जाकर के उसमें जीव जंतु पड़ेंगे। अब सबकी दृष्टि के लिए तो इतना देखना भी पॉसिबल नहीं है। आप सब कैसे देख पाओगे? हर एक के घर में तो माइक्रोस्कोप होता नहीं है साहब।
बराबर है। अब क्या करेंगे आप? तो बेटर कि आप जितना फ्रेश बनाकर खाएंगे तो आपके हेल्थ व्यू पॉइंट से अच्छा है, एंड फ्रॉम द रिलीजियस व्यू पॉइंट से आपके लिए जीव हिंसा का निमित्त नहीं बनना चाहिए। वी आर द प्योर वेजिटेरियन पीपल, और हमको तो वेजिटेरियन पीपल होने में मतलब मांसाहार का दोष नहीं लगना चाहिए, नॉनवेज का दोष नहीं, और बेइंद्रिय तेंद्रिय जीवों के हिंसा हम टाल रहे हैं, तो पंचेंद्रिय की तो बात ही कहाँ रही साहब। યુઝ કરી શકાય એમ પૂછે છે। नहीं 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 नहीं, ब्रेड वो में ड्राई बना करके बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने के बाद उसको ड्राई करेंगे ना, उसके सिवाय तो दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो वापस जीव हिंसा करके वो पाउडर फॉर्म में लाके दिया और फिर आप यूज करो, तो बात तो वहीं आके खड़ी रह गई। और मुझे और ब्रेड में ईस्ट ना यूज करे और उसके बदले इनो से करे तो चलता है क्या? चलता है, आप पहले चलाइए, लेकिन आपके बॉडी में किडनी का नुकसान होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा, वो आप जिम्मेदार आप हैं। कल मेरे ऊपर मत बोलना महाराज ने बोला था चलता है चलता है। That their livers swell to as much as 10 times their normal size, which is very painful. The cruelty behind every down-filled product is chilling. Many birds used for down have their feathers yanked out of their skin, sometimes several times a year, while they are still alive. The terrified birds are pinned down while hurried workers pull fistfuls of feathers from their sensitive bodies, often plucking them so violently that they rip open the bird's skin. Workers sew up the wounds using a needle and thread, without giving the birds any painkillers. Buying down can also support the cruelty of the foie gras industry. Foie gras producers often boost their profits by selling the feathers from force-fed ducks and geese, birds who have already had tubes rammed down their throats and their stomachs, pumped so full of corn mush that their livers swell to as much as 10 times their normal size, which is very painful. On many farms, birds are intensively confined to tiny cages or crowded barns, sometimes in the dark. They are denied everything that is natural and important to them, including water to swim and bathe in, and the opportunity to forage for food. Ducks and geese are usually deprived of food for up to 14 hours before being shipped to slaughter. The frightened birds commonly incur injuries as workers round them up and stuff them into cramped transport crates, where some die of suffocation or exposure. Birds who survive the trip to the slaughterhouse are electroshocked in an effort to stun them, but the voltage may only be high enough to paralyze them without rendering them unconscious, meaning that many birds have their throats cut and are plunged into the scalding hot water of the defeathering tank while they're still alive and conscious of the pain. No matter where it comes from, down is a product of cruelty to birds. The next time you buy a pillow, comforter, or coat, please select only animal-free materials. Don't buy down. Consumers Association of Penang President S.M. Muhammad Idris wants the health ministry to ban the use of the animal-based amino acid L-cysteine. There are religious problem, there are cultural problem and so on. When the laws are drawn by, most of the time we take instruction from WHO and Codex Alimentarius. It's all infiltrated by big companies in the world. Apart from that, whatever suits the manufacturers and all comes into this. Because I don't know what they call it, leavening it. Yet the bread and all, they use human hair. I don't know whether pig hair, dog hair, whatever hair. So that's why we are very concerned. Muhammad Idris said the ministry should impose mandatory labeling of this substance in food, pharmaceutical, and cosmetic products for consumers to be aware of its existence.
what happens to the hair? The leaders of the temple take it and they sell it. For how much? Well, I know the temple makes about $1 million per year. After it's collected at the temple, the hair is then transported to Ravindra Vanka's factory. Mix the hair. Okay, color is okay. And separate the dark strands. Every year, hundreds of tons of hair from several temples is treated here by the factory's 3,000 workers. The hair is washed, dried, and then sorted. The factory stocks अभी आपने ये देखा L16 जो है, आपको दिखाई दिया, थोड़ा चालू हो गया तो आपको भेजा है। अब ये L16 जो है आप भी गूगल पर सर्च कर लो, आप सर्च करके फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स, व्हाट आर दिस, आप सोर्सेज उसके देख लेंगे। अभी आपको दिखाया डक के फेदर है, ये चिकन फेदर है एंड ह्यूमन हेयर्स है। आप लोग जो इंडिया में होंगे तो जानते होंगे, शायद यहाँ पर जो अपने क्या तिरुपति जनरली लेडीज वगैरह जाते हैं तो वहां पर सिर का मुंडन करा के बाल देते हैं। अभी इसमें लिखा था, आपने भी देखा, मैं भी देख रहा तो पढ़ रहा था, इट इज इम्पोर्टेड बाय द चाइना, यू सी, फ्रॉम चाइना, ह्यूमन हेयर्स। अब जेंट्स लोग तो बाल कटाते ही हैं, आप जानते हो। अब वो जा करके पूरा एसिड के अंदर डालकर मेल्टिंग कर रहे हैं और फिर उसमें से जो एमिनो एसिड वगैरह बन रहा है और वो डाल करके आपके जिस प्रकार के ब्रेड वगैरह बन रहे हैं। अब ये आपको यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन कि अगर ये बनने की प्रक्रिया है, बनाया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं, तो आप भी उसमें से बाकी रहते होंगे क्या? क्योंकि अब जनरली 90%, 95% ब्रेड कोई घर में नहीं बनाता। रेयरली किसी ने घर में एक बार दो बार शायद कभी बना लिया, वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इन ए मंथ, वो बात अलग है। अदरवाइज जो ब्रेड आ रहे हैं बाहर की कंपनियों के, अब कंपनियों के नाम तो सैकड़ों है, बिजनेस बहुत बड़ा है। अब इंडिया का पॉपुलेशन 137 करोड़ है। अब इसमें से आप बोल लो कि 1 करोड़ लोग भी बना लेते होंगे तो बाकी 136 करोड़ के लोगों के लिए ब्रेड कहाँ से आ रहा है? ये हालत है साहब। तो अब ये परिस्थिति आ गई कि ह्यूमन हेयर एंड डक फेदर एंड चिकन फेदर, जो अभी आपको कोई बता रहा था, समझा रहा था उसमें से। तो मैं यही कह रहा हूँ कि L16 जो है, आप कोई भी है तो आप 1 मिनट लगेगी, आप सर्च करके देख लेना, आपको ख्याल आ जाएगा सर। ભારત સાહેબ, એક હમણાં જ મેં બ્રેડમાં જોયું, મારી પાસે જ આમાં L16 છે, હમણાં મને ખબર પડી, એટલે ઇટ્સ અ બિગ થિંગ. થેન્ક યુ. ઘણો આભાર. લખેલું છે એના ઉપર, લખેલું છે, અહીંયાની બ્રેડમાં લખેલું છે. એનો ફોટો લઈને મોકલો એટલે બધાને દેખાશે. અહીંયા જ છે L16, બહુ નાનું છે. ફોટો લઈને મોકલો બધાને. હા હા, ભલે. હા, થેન્ક યુ. વિજયભાઈએ તરત એમના ઘરમાં હતું એ દેખાડી દીધું. હવે એ વિચાર કરો, બેચારા કેટલા ઘરડા ઉંમર લાયક માણસ આટલા વર્ષોથી બ્રેડ ખાય. હવે એમના મિસેસ અગર જો સમજે ને રોટલી બનાવીને ખવડાવે તો વધારે સારું. પણ હવે આવી રીતનું જો આવતું જ હોય ને, ખાવામાં જ આવતું હોય, આ પ્રેક્ટિકલી ફટ દઈને આ L16 નામ આવ્યું એટલે જલ્દીથી એમને જોઈ લીધું. હવે એ તમને બધાને મોકલાવે, કા એલ્સાબેનને મોકલાવો કાકા, એટલે એ બધાને સ્પ્રેડ કરે તો બધાની આંખ તો खुले। और आप लोग जहाँ जिस सिटी में हो, जो भी जहाँ रहते हो, कल आप जाओगे मार्केट में तब देख लेना, अब कहीं से भी मिलता है तो ये शब्द उस पर देख लो, फिर घर में ला करके हम सर्च कर लो। અને એ તો છે ને સર મહારાજ સાહેબ, આ તો વોલમાર્ટ એટલે બધા જ લે, અને ફ્રેન્ચ બ્રેડ છે એટલે ફ્રેશલી બેક્ડ હોય, એટલે નોર્મલી બધા લેતા જ હોય છે, એટલે જસ્ટ સારી વાત કરી આપે, આટલું તો અમને ખબર પડી। તમે નોર્મલી લેતા હો છો, એમાં લખેલા શબ્દને સર્ચ કરો કાકા, મારા સાહેબના આવા શબ્દો ઉપર ન જાઓ, તમે સર્ચ કરીને યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટ્રુથ, યુ સી।
અને પછી भाई इसको व्हाट्सएप पर डाल दीजिए ग्रुप में। जरूर आप व्हाट्सएप में डालिए। હવે હું બધાને એક સલાહ આપું છું કાકા કે कम से कम बाजार के ब्रेड की सौगंध ले लो, मार्केट में से या बाहर से आने वाले की सौगंध ले लो। आपकी इच्छा है आप अपने घर में बना के खा लोगे तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा या इंटेस्टाइन में जाकर के आपको प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा। एक इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना, लेकिन ये मार्केटिंग बाहर की दुनिया का जो बंद करके आ रहा है उससे तो बच जाओगे। ये देखो 2-4 जने हाथ जोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे से बाधा आपो सौगंध आपो। हाँ चलो, ये देखो पहले तो एल्सा बहन ही तैयार हो रहे हैं, अब ये आप लोग भी शिखा बहन आपको भी हाथ जोड़ना है। हाँ जी, वंदना बहन, शिखा बहन, जिसको भी हाथ जोड़ना है। और फॉरेन्स के जो लोग हैं, देखो विजय भाई तो हाथ जोड़े छे लगभग। હવે એ તો પોતે પહેલા જ ડાયા થઈ ગયા છે, એમને જોઈ લીધું છે। हाँ साहब, ये जो है श्रुति बहन भी हाथ जोड़ रही है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, पचखांड भगवान के नाम से प्रतिज्ञा दे रहा हूँ, जिनको हाथ जोड़ना है आपकी इच्छा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अपसख्यम, धारणाभिग्रम पचकाय, अन्नथनाभोगिणम, ससागारिणम, महत्तरागारिणम, सर्वस्वमय वत्यागारिणम। वो सिरे वो सिरा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। हाँ जी, मंगलिक करता हूँ। आपके प्रश्नों जरूर रखना। कल संडे है ही है, कल संडे को फिर हम 8 बजे इकट्ठे होंगे, फिर कल दूसरा विषय लाएंगे। आपको थोड़ा सा हम सावधान कर रहे हैं और फिर आपको ओपन है कि आप सर्च करके स्टडी करके लीजिए। आज पचखांड नहीं लेना तो मत लेना, कल लेना, नेक्स्ट संडे लेना, आप उसकी बरोबर तसल्ली होवे तो लेना साहब। और आपकी आत्मा को पाप से बचने का भाव होवे तो लेना, मेरा कोई आग्रह नहीं है साहब। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम। बहुत जन शासन त्रिकाल वंदन साहब। हाँ जरूर लावा, बहुत आशीर्वाद सबको। त्रिकाल वंदन साहब।